सीधे मुद्दे पर आते हैं। नीट यूजी 2026 एक ऐसी परीक्षा जिसने इस वक्त पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में जैसे भूचाल ला दिया है। अचानक से परीक्षा का रद्द होना और फिर इस इतने बड़े पेपर लीक घोटाले का सामने आना, देखिए आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर लाखों परिवारों की रातों की नींद उड़ा चुका है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरी व्यवस्था कैसे चरमरा गई और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए, 22 लाख। सच कहूं तो ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 22 लाख छात्रों के भविष्य का सीधा सीधा प्रतीक है, जिन्होंने इस एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई, और अब परीक्षा रद्द होने से इन सभी बच्चों का भविष्य एक अजीब सी अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है। उनका करियर, उनका मेडिकल कॉलेज जाने का सपना, सब कुछ इस एक पेपर लीक की वजह से अधर में लटक गया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इन 22 लाख छात्रों का भविष्य सचमुच एक बहुत बड़े संकट में है। इस एक अचानक हुए फैसले ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। ठीक है, चलिए अब जरा इस पूरे क्राइसिस की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। आप देखेंगे कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 28 अप्रैल को पुणे में एक सोर्स को पेपर मिलता है और अगले ही दिन मतलब 29 अप्रैल को इसके पीडीएफ वर्जन टेलीग्राम पर सर्कुलेट होने लगते हैं। सोचिए, फिर 3 मई को वो परीक्षा हो भी जाती है जिसके पेपर पहले ही लीक हो चुके थे। इसके बाद बवाल मचता है और 12 मई को फाइनली सीबीआई इस मामले में केस दर्ज करती है। और अब इस पूरी उथल-पुथल के बाद 21 जून के लिए एक नई परीक्षा की तारीख सामने आई है। मतलब ये पूरा घटनाक्रम किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पेपर लीक की शुरुआत हुई कहां से? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। अगर आप इस पूरे नेटवर्क को देखेंगे तो ये बिल्कुल किसी फास्ट पेस्ड क्राइम थ्रिलर जैसा लगता है। सीबीआई की जांच के हिसाब से पुणे के एक व्यक्ति ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अपने किसी अंदरूनी सूत्र से 28 अप्रैल को ये पेपर हासिल किया। फिर क्या था, उसने इसे महाराष्ट्र के शुभम खैरनार को बेच दिया। शुभम ने तुरंत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इन पेपर्स की पीडीएफ बनाई और उसे टेलीग्राम के जरिए यश यादव नाम के एक शख्स को भेज दिया। और वहां से ये पेपर सीधे राजस्थान के सीकर पहुंच गया, जो कि हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ा कोचिंग हब है। आग की तरफ फैल गया ये पेपर। लेकिन देखिए, ये सब मुफ्त में तो हो नहीं रहा था, राइट? तो चलिए अब इस पूरे खेल के पीछे जो पैसों का लेन देन है उस फाइनेंशियल ट्रेल पर बात करते हैं। और ये हिस्सा साफ तौर पर दिखाता है कि ये धंधा कितना मुनाफे वाला था। सीबीआई की जांच में ये बात सामने आई है कि शुभम और यश यादव के बीच इस लीक हुए पेपर के लिए सीधे 15 लाख रुपए का सौदा हुआ था। 15 लाख। उसके बाद यश ने आगे बढ़कर मांगीलाल खटीक के साथ 10 लाख रुपए में डील फाइनल की और टेलीग्राम के जरिए उसे पेपर ट्रांसफर कर दिया। ये आंकड़े अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि ये पूरी साजिश कितनी वेल प्लान थी और इससे कितना मोटा पैसा बनाया जा रहा था। और इस पूरी डील में एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है ये नंबर 100। करीब 100 सवाल पहले ही लीक कर दिए गए थे। और तो और सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि उनके साथ पूरी आंसर की यानी सही जवाब भी दिए गए थे। मकसद बिल्कुल साफ था, कुछ खास उम्मीदवारों को एक अनफेयर एडवांटेज देना ताकि वो परीक्षा में टॉप कर सकें और जयपुर के बड़े मेडिकल कॉलेजों में आसानी से अपनी सीट पक्की कर सकें। ये सचमुच हैरान करने वाला है। जाहिर सी बात है, जब मामला इतने बड़े लेवल का हो तो जांच का दायरा भी बढ़ना ही था। अभी फिलहाल सीबीआई की ये जांच एक बहुत ही विशाल रूप ले चुकी है। इस मुद्दे पर भले ही कितनी भी राजनीतिक बयानबाजी हो रही हो, लेकिन सीबीआई का पूरा फोकस सिर्फ इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने पर है। वो एनटीए के अधिकारियों की भूमिका की बारीकी से जांच कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्रेस के स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है। आरोपियों के फोन जब्त हो चुके हैं, उनकी डिलीट की गई चैट्स को रिकवर करके फोरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है। और हाँ, टेलीग्राम पर यह पेपर किस किस तक पहुंचा, उस पूरे के पूरे डिजिटल नेटवर्क को बहुत बारीकी से ट्रैक किया जा रहा है। अगर हम आज की कानूनी स्थिति की बात करें तो जांच एजेंसियां बिल्कुल एक्शन में हैं। 5 मुख्य आरोपी, जिनमें मांगीलाल, विकास, दिनेश, यश और शुभम शामिल हैं, इन सबको 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। जांचकर्ता पूरी तरह से इनके डिजिटल डिवाइस और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं ताकि इस पूरी चेन में शामिल आखिरी इंसान तक पहुंचा जा सके। तो ये तो हो गई क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की बात, लेकिन अब मुख्य सवाल पर आते हैं, आगे का रास्ता क्या है? असल मुद्दा ये है कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे हो।
एक तरफ हमारे पास 3 मई की वो परीक्षा है जिसे इस भयंकर लीक के कारण पूरी तरह रद्द करना पड़ा, और दूसरी तरफ अब ये 21 जून की नई परीक्षा है। सरकार और एनटीए ने भरोसा दिलाया है कि ये नई परीक्षा बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी और कड़ी निगरानी के बीच कराई जाएगी, ताकि जो गलती पहले हुई वो दोबारा किसी भी हाल में रिपीट ना हो। अब देखिए, ऐसे कंफ्यूजन वाले माहौल में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। इसलिए एनटीए ने उन सभी परेशान माता-पिता और छात्रों से सीधे अपील की है कि प्लीज किसी भी अनजान सोर्स या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर यकीन मत कीजिए, सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स पर ही भरोसा करें। अगर आपको कोई भी सही जानकारी चाहिए तो सीधे एनटीए की ऑफिशियल ईमेल आईडी neetug@nta.ac.in पर मेल करें या उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। इस वक्त सही जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अंत में ये पूरा का पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां टेलीग्राम जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स हैं, इतने बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, क्या इन हाई स्टेक्स परीक्षाओं को कभी भी 100% सुरक्षित रखा जा सकता है? क्या हमारा सिस्टम सच में इन नई डिजिटल चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। तो दोस्तों, इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।